Hello everybody, welcome again to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. Ladies and gentlemen, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यस सर, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यूनिट नंबर 7 को सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इज दैट क्लियर? थैंक गॉड मैं वो दोनों चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। यस सर। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन, क्या बोला मिस्टर सर ने? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन, मतलब इनमें पॉलिनेशन नेचुरली नहीं होगा। नेचुरली क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट लिया। हम मेंडल का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मेंडल में आएगा, तो हम मेंडल का ही एग्जांपल लेते हैं। यस सर। तो इससे आपका जेनेटिक थोड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। वैसे आपने ये सीखा होगा अपने 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपको 10th में शायद या 9th में मेंडल था, 9th में था शायद या 10th में था, जो जहां पे भी है देख लीजिए। सो ये जो मेंडल भाई साहब है जिनको हम फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक के फादर बेटेसन है ना। तो ये क्लासिकल जेनेटिक के फादर ऑफ द जेनेटिक इनको बोला जाता है। और मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया था? मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था। इज वर्कड ऑन द पी प्लांट। पी प्लांट आप समझते हैं, पी प्लांट जैसे मैंने बोला तो पी प्लांट किस चीज के लिए फेमस है? एंजियोस्पर्म में ये किस चीज के लिए फेमस है? मॉर्फोलॉजी में ये फैबेसी फैमिली के नाम से फेमस है, लेगुमिनेसी सब फैमिली है। ये सारी बातें मॉर्फोलॉजी में हम सीख चुके हैं। एंजियोस्पर्म में पी किसका एग्जांपल आता है? यस नहीं, आर्टिफिशियल एंटोमोलॉजी नहीं, गलत जवाब। ये हमने ऑटोगैमी में सीखा हुआ था। ऑटोगैमी में ये क्लिस्टोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन हमने सीखा हुआ था, और ये बर्ड पॉलिनेशन के अंदर एग्जांपल है। अभी भी आपके पास लेक्चर नोट्स हैं तो आप देख सकते हैं। यस सर, बर्ड पॉलिनेशन के अंदर पी प्लांट एग्जांपल आता है। इज दैट क्लियर? बर्ड पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि फ्लावर जो रहेगा वो हमेशा बर्ड कंडीशन में ही रहेगा। बर्ड कंडीशन में रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा, हमेशा नहीं, ज्यादा देर तक वो बर्ड कंडीशन में रहेगा, और बर्ड कंडीशन के अंदर ही उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। यस सर। तो यस सर, कंफर्म कर दो। यस, डन है ना एग्जांपल? वेरी गुड। सो पी प्लांट में बर्ड पॉलिनेशन पाया जाता है। बर्ड पॉलिनेशन। यस सर। तो मेंडल भाई साहब ने एक प्लांट लिया था, आपको याद ही होगा। उन्होंने कैपिटल टी लिया था और उन्होंने एक स्मॉल टी लिया था। हम इसी एग्जांपल से बात करते हैं, इससे आपको इनके जेनेटिक को थोड़ी मजबूती मिलेगी। हमको कोई ना कोई तो एग्जांपल लेना है, तो व्हाई नॉट टेक मेंडल, है ना? okay. ये टॉल है और ये ड्रॉफ है। इज दैट okay. ये टॉल प्लांट है और ये ड्रॉफ प्लांट है। ड्रॉफ का मतलब इसकी हाइट छोटी है, जिसकी हाइट छोटी है उसको ड्रॉप बोलते हैं, जिसकी हाइट बड़ी है उसको टॉल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में? ओके। नाउ यहाँ पे इसको ना फीमेल फ्लावर लिया हुआ है और यहाँ पे इसको मेल फ्लावर लिया हुआ है। समझ में आया आपको? यस सर। यहाँ पे इसको फीमेल लिया हुआ है और यहाँ पे इसको मेल लिया हुआ है। लेकिन आपको तो याद होगा पी फ्लावर कैसा है? पी का जो फ्लावर है वो बचपन से ही बाइसेक्सुअल है। वेरी गुड, बाइसेक्सुअल। यस सर, इट इज बाइसेक्सुअल। पी फ्लावर बचपन से ही बाइसेक्सुअल है। मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था। पी प्लांट बचपन से इसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके अंदर बर्ड पॉलिनेशन होता है। कौन सी टाइप का पॉलिनेशन होता है? बर्ड पॉलिनेशन। ये नेचुरली होता है। इट्स अ नेचुरली, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं वही अभी के लेक्चर का टॉपिक है। यस सर। तो सबसे पहले हम
एक प्लांट लेते हैं टॉल और दूसरा प्लांट लेते हैं ड्रॉप, और ये प्लांट को हम फीमेल कंसीडर करते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि आपने इसको फीमेल लिखा तो कैसे लिखा, कैसे लिखा? अगर ये बाइसेक्सुअल है तो आपने इसको फीमेल कैसे लिखा? आपको ये सवाल हो सकता है। क्या आपको ये सवाल है? आपको सवाल होगा, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो मैंने इसको फीमेल कैसे लिखा? तो इस पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आ जाइए बच्चे। अब ये इसका कली है, कली। सब ऐसा सपोज कीजिए कि ये पी फ्लावर है। पी फ्लावर ये एक्चुअली नहीं है, लेकिन आप ऐसा सपोज कीजिए। ये बर्ड कंडीशन में, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका बर्ड रिमूव करूंगा। बर्ड कट करके रिमूव नहीं करूंगा, थोड़ा साइड में लूंगा। इसकी पंखुड़ियों को मैं साइड में लूंगा। ऐसा जब कोई भी कली है तो हम उसका पेटल्स ऐसे साइड कर सकते हैं ना, बिना तोड़े कर सकते हैं ना। तो मैं बिना तोड़े इसका जो पेटल्स होगा उसको साइड करूंगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। यस सर, इज दैट क्लियर? और इसके अंदर मुझे क्या दिखाई देगा? वेरी गुड। इसके अंदर मुझे दिखाई देगा माँ, मेरी माँ। नो, यहाँ पे हमको स्टिग्मा दिखाई देगा। यस सर। और स्टिग्मा के ठीक जुज्जू में, जुज्जू मतलब आजू बाजू में हम लोगों को एंथर दिखाई देगा। यस सर, ये एंथर दिखाई देंगे हमको। यस, पक्का? बहुत सारे एंथर दिखाई देंगे। दीस आर ग्रीन कलर इज नथिंग बट द एंथर। आपको मालूम है, आपने मॉर्फोलॉजी में सीखा हुआ है, इसमें जो स्टेमन होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+1। मतलब 9 सीखा है तुमने भी? यस सर। 9+1 का मतलब होता है कि ये जो फिलामेंट है ये 9 है जो फ्यूज हो जाते हैं, 9 है जो फ्यूज हो जाते हैं, और ये एक अकेला रहेगा। इस अरेंजमेंट को स्टेमन को हम लोग 9+1 अरेंजमेंट बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट द डायएडल्फस। सॉरी, 9 फ्यूज्ड है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यस सर, है ना? आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये 9 है, ये टोटल मिला के 9 है। ये 9 एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। एंथर रहेगा ऊपर, एंथर दिख रहा है। यस सर, 9 जुड़ जाएंगे और एक फ्री रहेगा। इसको 9+1 अरेंजमेंट बोलते हैं। जिन्होंने मॉर्फोलॉजी नहीं सीखा हुआ है उनको ऑब्वियसली ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस समय मैं समझा रहा हूं तो समझिए। ये टोटल स्टेमन कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में से 9 के फिलामेंट फ्यूज होते हैं। ब्रैकेट मतलब फ्यूज। यस सर, आई थिंक ये क्लियर नहीं है। 9+1 और ये 9 फ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो दो टुकड़ों में डिवाइड किया ना, 9+1 दो ग्रुप किया ना, इसलिए डायएडल्फस। डाय मतलब 2, डाय मतलब 2। सो डायएडल्फस का मतलब होता है स्टेमन के 2 टुकड़े रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, पक्का? तो हमने ये फ्लावर की पंखुड़ियों को ओपन किया, पेटल्स को ओपन किया, और हमने सीजर लिया। सीजर मतलब है कैंची ली हमने, और कैंची ली हमने, और इसके ये दोनों जो फिलामेंट है ना, एक 9 वाला और एक 1 वाला, ये फिलामेंट को कट किया, और ये फिलामेंट को कट करके बाहर निकाल दिया। अभी तक जब इसके पास ग्रीन वाला भी था और ब्लू वाला स्टिग्मा, मालूम है ना, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टिग्मा था तो ये बाइसेक्सुअल था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इनका जो स्टेमन है 9+1 उसको कट करके रिमूव कर दिया। अब इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल नहीं है, इसलिए ये फीमेल कहलाता है। ऐसा आपको हर बार करना पड़ेगा अगर प्लांट ब्रीडिंग करते वक्त या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त, आपको हर बार करना पड़ेगा अगर आपका फ्लावर। क्या होशियार बच्चे यार, किस चक्की का आता खाते हो आशीर्वाद। यस सर, वेरी गुड। तो ये क्या रहेंगे? फीमेल। क्या रहेंगे? फीमेल। फीमेल वो कहलाएगा जिसका मेल कट हो जाएगा। तो हमने क्या किया? वी हैव रिमूव्ड द रिमूवल ऑफ स्टेमन। हमने एंथर रिमूव कर दिया या स्टेमन रिमूव कर दिया। इधर देखो, रिमूवल ऑफ स्टेमन
रिमूवल ऑफ स्टेमन, फ्लावर के ओपन होने से पहले, फ्लावर ओपन हो गया तो इसको एंथेसिस बोलते हैं। यस सर, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस का बहुत लोगों ने मतलब बताया कि एंथर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होना, बट वो पाया गया कि वो नहीं है इसका मतलब, है ना। रिमूवल ऑफ स्टेमन बिफोर एंथेसिस अंडर, क्या पढ़ाते हो, अंडर बर्ड कंडीशन में ही आपको ये करना पड़ेगा। आप फ्लावर के ओपन होने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बर्ड पॉलिनेशन है, ये बर्ड में ही अपना काम कर लेता है। यू अंडरस्टैंड, पॉलिनेशन का काम। सो रिमूवल ऑफ स्टेमन बिफोर एंथेसिस अंडर बर्ड कंडीशन। क्या किया हमने स्टेमन को कट किया, लेकिन एंथेसिस मतलब फ्लावर के ओपन, बर्ड के ओपन होने से पहले, अंडर बर्ड कंडीशन, बर्ड कंडीशन में ये काम किया। ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया है इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? Emasculation is a removal of stamen before anthesis under bud condition. Removal of stamen before anthesis under bud condition. ये 3 टर्म कंडीशन फॉलो होंगे। रिमूवल ऑफ स्टेमन होगा, बड कंडीशन में होगा और बिफोर एंथेसिस होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन किसी भी फ्लावर को क्या बना देता है? फीमेल बना देता है। इमैस्कुलेशन किसी भी फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना देता है, दैट इज फीमेल बना देता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, पक्का है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन किया हुआ है। यस सर, तो आपको ये हिंट समझ में आ गया है कि ये फीमेल कैसे बन गया। अब हम पढ़ाएंगे ये मेल कैसे बन गया। यस सर, ओके। तो ये इमैस्कुलेशन है ना। अब आपको नीट ने अगर पूछा कि मेंडल में ये टॉल प्लांट फीमेल कैसे बन गया, तो आपको क्या जवाब देना है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्टिग्मा या स्टेमन, रिमूवल ऑफ स्टेमन। सुपर इजी छे, वेरी गुड, बराबर छे, पुढे जाए छे। अब लेकिन जब मैं बच्चों को पूछता हूं कि ये ड्रॉप प्लांट, ये भी तो पी फ्लावर है और ये भी बाइसेक्सुअल है, तो ये मेल कैसे बना, तो बच्चे इमीडिएटली बिना रुके झुके बोलते हैं स्टिग्मा को कट कर दिया। बट जैसा असते तसा ना करते, मतलब वैसा नहीं होता एक्चुअली। मतलब हम यहाँ पे फीमेल को कट नहीं कर सकते क्योंकि फीमेल को कट कर दिया, फीमेल इज ओवरी, ओव्यूल है, तो अगर आपने फीमेल को कट कर दिया तो पूरा फ्लावर ही चला गया, क्योंकि सेंटर में कौन है? ओवरी है ना, थैलेमस के ऊपर। बेसिक अंडरस्टैंड करो, बेसिक। तो हम फीमेल को कट नहीं कर सकते, पहली प्रॉब्लम है। यस सर, तो अपने जहन से, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये फ्लावर मेल है, इसका मतलब इसका स्टिग्मा कट कर दिया। नहीं, कभी भी नहीं। हर बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन जैसा लगता है वैसी बायोलॉजी नहीं चलती ना। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आप करेंगे क्या, ये मेल कैसे हुआ, फिर आपका बच्चों का ये सवाल है। ये मेल, तो एक डायलॉग मैंने बनाया, जिसका पोलन ग्रेन लिया वो मेल कहलाएगा। मैं स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा हूं। जिसका पोलन ग्रेन लिया वो मेल कहलाएगा। क्या बोला मैंने? जिसका पोलन ग्रेन हम लेंगे वही मेल कहलाएगा। अब मैं ब्रश लूंगा, बच्चों का ब्रश होता है ना पेंटिंग करने वाला, वो मैं ब्रश लूंगा और ये फ्लावर के ऊपर इसका जो एंथर है उसके स्टिग्मा पे ऐसे ब्रशिंग करूंगा, तो ब्रश में क्या जुड़ जाएगा? इसका। तो ये मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन जुड़ जाएगा। जिसका पोलन ग्रेन लिया वो मेल कहलाएगा, जिसके साथ इमैस्कुलेशन हुआ वो फीमेल बन जाएगा, है ना। यस, तो इसका मैं पोलन ग्रेन लूंगा ब्रश में ऐसे ऐसे, और मैं इसकी स्टिग्मा पे ऐसे फॉल कर दूंगा। ये पॉलिनेशन किसने किया? मैंने किया, है ना सर। नेचर ने नहीं किया। यस सर, यस सर। मेल में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, स्टिग्मा एंड एंथर्स। हाँ, बाइसेक्सुअल छे कदापाती तपा। यस सर, मैंने बचपन में बताया था कि ये बाइसेक्सुअल है, तो इसमें इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे,
इमैस्कुलेशन में वैसे मेल कट हो जाता है, स्टिग्मा को भी कट नहीं करेंगे, ब्रश लेंगे, पोलन ग्रेन लेंगे, ये स्टिग्मा पे फॉल कर देंगे, ये स्टिग्मा पे ये डस्ट कर देंगे, ऐसा ग्रीन कलर का है ना, बिल्कुल डस्ट कर देंगे ऐसा, ठक 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 ठक, हो गया इसका पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन किसने किया? मैंने किया। किससे किया? ब्रश से किया। आर्टिफिशियल है क्या? हाँ आर्टिफिशियल है। क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूं ये दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, है ना। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में मुझको दो अलग प्लांट के बीच में क्रॉस करना होता है। F1 आएगा और ये F1 जो होगा ये F1 जनरेशन है, यस सर। ये प्लांट ब्रीडिंग, यस सर, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। आपको समझ में आया क्या ये बात? अच्छे से समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। जो लोग लेट आए ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट इट्स फाइन। आपको आप ये वीडियो देख सकते हैं बाद में। तो मेंडल है, पी है, फ्लावर है, बायसेक्सुअल है, बर्ड पॉलिनेशन पाया जाता है। हमको क्या करना है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसमें हम अपना डिजायर्ड मेल चूज करते हैं, डिजायर्ड फीमेल चूज करते हैं। डिजायर के हिसाब से जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पे आपको इमैस्कुलेशन का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। और देन ये मेल कैसे हुआ? क्योंकि जिसका पोलन ग्रेन लिया वो मेल कहलाएगा, जिसके साथ इमैस्कुलेशन हुआ वो फीमेल बन जाएगा। ये डायलॉग है, ये आप अच्छे से रट लो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पी प्लांट में ये एक्सप्लेन करते हैं। ये एंजियोस्पर्म में भी है और ये जेनेटिक में आएगा। इनफैक्ट आपको एक लेक्चर में यही सिखाया जाएगा जब जेनेटिक्स सिखाया जाएगा 15-20 मिनट में। तो आप यहाँ पे सीख लेंगे तो वहां पे दोबारा सीखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यस सर। अब मैं ये रब करता हूँ और हम मूव ऑन होते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। आज के वीडियो का मेन टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। वेलकम अगेन एवरीबॉडी। आज हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, वो घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? सबसे पहली घटना ये होती है कि ये जो फ्लावर है हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना भूल गया हूं। डबल फर्टिलाइजेशन was discovered by नोवास्चिन। ये आप लिख लीजिए, नोवास्चिन ने इसको डिस्कवर किया हुआ है। आई थिंक ईयर का नाम था 1898। मतलब 8 दो बार है और 2 8 के बीच में 9 है, तो 8 में 9 जोड़ने से कितना जोड़े तो 9 होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 है। क्या पढ़ाते हो? वेरी गुड, सॉरी। नोवास्चिन ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। कहां से? नीट पूछेगा कौन से प्लांट में, आपको नाम देना है फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। फ्रिटिलेरिया और लिलियम में ये पाया गया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, नोवास्चिन 1898, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और अब हम अपने वीडियो में जाते हैं जो आपका मेन टॉपिक है अभी का। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहला चेंजेस ये होगा कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा फ्लावर विल बिगिन टू फेड। फ्लावर विल बिगिन टू फेड। फेड का मतलब वो अपनी नेचुरल स्ट्रक्चर जो है ना, नेचुरल कलर है ना, वो लॉस करना चालू हो जाएगा। एंटीपोडल सेल बाय बाय बोल देंगे। सिनर्गेट सेल पहले से बाय बाय बोल चुके हैं।
और अब एम्ब्रियो सैक के अंदर दो सेल है जो हमारे काम के हैं। यस सर। पहला सेल जो है वो है सेंट्रल सेल, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नीट पूछेगा सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है, तो ये पैक में कन्वर्ट होता है और पैक के अंदर पेन में। यस सर। नंबर 3, एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के फॉर्म में, है ना। जाइगोट फ्यूचर में क्या देगा बच्चों, एम्ब्रियो देगा। सो ये आपको फ्यूचर में एम्ब्रियो देगा, है ना। ओके, ये जो ओव्यूल है वो आपको फ्यूचर में क्या देगा, बोलो ना, सीड देगा। वेरी गुड। देन आपका जो ओवरी का वॉल है, ओवरी है वो क्या देगा, ओवरी क्या देगा, इज अ फ्रूट देगा। वेरी गुड। देन नंबर 6, ओवरी का वॉल आपको क्या देगा, ओवरी का वॉल क्या देगा, पेरिकार्प, पेरिकार्प, पेरिकार्प। कार्प वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब क्या, कार्प मतलब फ्रूट। तुमने फ्रूट बोला था, कुछ और बोला था शायद, क्योंकि फ्रूट का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। कार्प मतलब फल होता है। ओवरी फल देगा आपको, तो ओवरी का जो वॉल है वो पेरिकार्प देगा। पेरी इज सराउंडिंग, कार्प इज अ फल, सराउंडिंग द फल इज कॉल्ड पेरिकार्प। यस, इज दैट क्लियर? सो ओवरी का वॉल आपको पेरिकार्प देगा, ओवरी आपको फ्रूट देगा, ओव्यूल आपको सीड देगा, एग आपको जाइगोट देगा और सेंट्रल सेल आपको पैक देगा और पैक के अंदर पेन देगा। कोई शक, कोई शक आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वो इंटेगमेंट कितने होते हैं? कुछ लोगों में 2 इंटेगमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट। आउटर इंटेगमेंट आपको टेस्टा देगा और इनर इंटेगमेंट आपको टेगमेंट देगा, और दोनों के दोनों सीड की कवरिंग बनाएंगे। अब मैंगो के सीड में दोनों रहता है। टेस्टा बहुत ही मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर पाते। वो छिलका होता है ना मैंगो के सीड का मजबूत वाला, वो टेस्टा है। उसके अंदर भी एक काला सा छिलका होता है। कभी मैंगो तोड़ा है, सीड तोड़ा है? वेरी गुड। तो उसके अंदर काला सा रहता है। कच्चा मैंगो तोड़ेंगे तो व्हाइट रहता है ऑब्वियसली, तो वो अंदर एक और कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं टेगमेन। बहुत सारे लोगों में एक ही रहेगा तो टेस्टा ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक ही रहेगा तो वो आउटर बन जाएगा, है ना। तो आउटर हमेशा टेस्टा बनाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आउटर इंटेगमेंट। ये नीट का सवाल है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस पे कई बड़े बड़े जोड़े मिलाओ मैच द कॉलम क्वेश्चन आते हैं इसमें। यस सर। आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट, outer integument will form the testa, and inner integument, inner integument, inner integument will form the tegmen। ये tegmen बनाएगा। दोनों का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन रहेगा। माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल, सॉरी, हाँ वो हो गया, अभी फर्टिलाइजेशन भी जाएगा। कहाँ हो तुम, सोए थे? माइक्रोपाइल, अभी ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा सीड में, है ना। सीड में भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा, और इसमें से वाटर आएगा, ऑक्सीजन आ सकता है, और इसमें से आज नहीं कल रेडिकल बाहर निकलेगा। रेडिकल कौन है? वो आंख होती है ना, चना मटर मूंग को आप भिगाते हैं तो वो आंखें निकलती है ना, वो आंख को रेडिकल कहते हैं। वो फ्यूचर में रूट बनाता है, और वो रेडिकल माइक्रोपाइल से निकलता है। माइक्रोपाइल अभी भी प्रेजेंट है, क्या पढ़ाते हो? यस सर, इज दैट क्लियर? और क्या है, और एक स्ट्रक्चर था मैं भूल गया। हाइलम अभी भी वहां पे पॉइंट अटैच रहता है, और स्टॉक भी प्रेजेंट रहता है। स्टॉक मालूम है ना, फनिकल, फनिकल अभी वो सीड का स्टॉक बना लेता है। यस सर, इज दैट क्लियर? फ्रूट का स्टॉक कौन बनाएगा? पेडिसेल, पेडिसेल फ्रूट का स्टॉक, फ्रूट का स्टॉक बना लेगा। मुझे समझ में आ रहा है, पेडिसेल फ्रूट का स्टॉक बन जाएगा अभी, और फनिकल अभी सीड का स्टॉक बन जाएगा। नंबर 10, फनिकल, फनिकल सीड स्टॉक, और फनिकल के बाद
पेडिसेल, पेडिसेल, फ्रूट स्टॉक, फ्रूट स्टॉक, यस सर। पेटल्स क्या होगा? पेटल्स बोलेगा, पेटल्स बोलेगा बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय बोलने का मतलब होता है चला जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। नंबर 13, कैलेक्स क्या होगा? बाय बाय, कैलेक्स क्या होगा? बाय बाय, लेकिन बाय बाय नहीं, एक ही बाय। क्यों एक ही बाय? क्योंकि ना कुछ प्लांट में कैलेक्स अभी भी प्रेजेंट होगा, जैसे हाय टमाटर बड़े मजेदार, ओए होए टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर के ऊपर, टोमेटो के ऊपर और टोमेटो के ऊपर कैलेक्स रहते हैं, तो आप गांव में जाओगे टोमेटो देखने तो उसमें कैलेक्स दिखाई देगा। और मेरा फेवरेट वेजिटेबल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल, I mean I will eat it every day, and that is called brinjal. Oh my god! तो ब्रिंजल में, ब्रिंजल देखा है आपने, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कवरिंग होती है ना स्टॉक के ऊपर, वो इसका कैलेक्स है। इज दैट क्लियर? ब्रिंजल आपको रोज नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ब्रिंजल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो आपको बुद्धू बना देंगे, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस को सप्रेस करते हैं। तो प्लीज डू नॉट ईट ब्रिंजल एवरीडे, 15 दिन में एक बार बहुत हो गया। एवरीडे ईट करोगे तो आपका हाइपोथैलेमस काम नहीं करेगा, और हाइपोथैलेमस कौन है? is a super master of your body, so please make sure that you don't eat brinjal every day. Thank you for listening. I think ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमारा सिलेबस क्या है? हमारे सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, जो बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट है वो है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। देन दूसरा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तीसरा है सीड फॉर्मेशन। क्या पढ़ाते? सीड के बाद फिर हम सीखेंगे फल, फ्रूट फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सीड और फ्रूट के बारे में ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने मॉर्फोलॉजी में ले लिया हुआ है, तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हम डिस्कस करेंगे दोबारा। बट हम लोग एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोस्पर्म के बारे में। आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया। पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म, फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियो, फिर हम बात करेंगे सीड, और फिर हम बात करेंगे फल के बारे में, और ये चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। यस सर। तो वी गोना टॉक अबाउट नाउ एंडोस्पर्म। जब हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है ये मैं बताने अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि सेंट्रल जो सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वो फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट से और वो बनाता है पैक। पैक का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस पैक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो 3n रहता है, ये मैंने बता दिया हुआ है। सो ये वही सेल है जो इस समय मेरे पास प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ये सेल है, और ये सेल है, और दिस इज नथिंग बट द पैक। ये है पैक, इट इज नथिंग बट द पैक, और इसके अंदर न्यूक्लियस है जिसको हम बोलते हैं पेन, और पेन बचपन से होता है 3n। वाह, मुझे समझ में आ गया। यस, इज दैट इट? अब हम जा रहे हैं बात करने एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। यस सर। इसका डेवलपमेंट, इसका काम है एंडोस्पर्म फॉर्म करना। एंडोस्पर्म है क्या? एंडोस्पर्म इज अ नरिशिंग टिश्यू, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च रहता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट रहता है। ये फूड है, जीवन है, जीवन ही जीवन की रफ्तार को आगे बढ़ाता है। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो एम्ब्रियो का सेल जायगोट बन गया ना, जायगोट डिवाइड नहीं होता है, जायगोट चुपचाप वेट करेगा। जायगोट वेट करेगा कि ये एंडोस्पर्म कम से कम 2 या 3 सेल डिवीजन कर चुका है। जायगोट इसका वेट करता है। जायगोट ने देखा, क्योंकि जायगोट इंश्योर होना चाहता है कि जब हम डेवलप हो, जब हम डिवाइड हो, तो हमको जीवन मिल सके। इसलिए एंडोस्पर्म के 1 और 2 डिवीजन का, 1 और 2 डिवीजन का जायगोट वेट करता है, और जब एंडोस्पर्म डिवाइड होना चालू हो जाता है, 1-2 डिवीजन हो जाता है, तब जायगोट डिवाइड होना चालू होता है। जायगोट कैसे डिवाइड होता है, कैसे एम्ब्रियो बनाता है, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करने वाले एंडोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन और उसके 3 मेथड ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, एंड
न्यूट्रिटिव टिश्यू, नरिशिंग टिश्यू। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? ये 3N से बना होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये नरिशिंग टिश्यू है। एंडोस्पर्म इज 3N इन एंजियोस्पर्म। वेरी गुड, तो ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया है ना। आगे बात करते हैं बच्चों। एंजियोस्पर्म के डेवलप होने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। वाओ, क्या मानते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। यस सर। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी और तीसरा होता है सी। ए को हम बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, बी को बोलते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सॉरी बी को बोलते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सी को बोलते हैं हीलोबायल एंडोस्पर्म, हीलोबायल एंडोस्पर्म। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आपको ये बात समझ में आ गई है पक्का। जिंदगी में आगे जाते हैं। आज के लेक्चर में अभी हम लोग फिर पहले बात करने वाले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। बीच बीच में सेलुलर एंडोस्पर्म का टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों ही पाए जाते हैं, सेलुलर भी पाया जाता है और न्यूक्लियर भी पाया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यस सर, एग्जैक्टली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। Now everybody focus here, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिए। पहले एग्जांपल बात कर लेते हैं, कहां पे कौन से प्लांट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। पहला है गेहूं, चावल, राइस, वीट, मेज है, सनफ्लावर एंड कैप्सेला। आई थिंक मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कैप्सेला क्या होता है। कैप्सेला, इसका पूरा नाम है कैप्सेला बुर्सा पेस्टोलिस। कैप्सेला बुर्सा पेस्टोलिस, ये नाम है, एग्जाम्पल है। यस सर, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। गेहूं, चावल, मेज, यस सर, और सनफ्लावर, कैप्सेला बुर्सा पेस्टोलिस, ये तीनों, ये सभी एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के। चलो बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एग्जैक्टली होता क्या होता है। ये नंबर 1 स्टेप है, नंबर 2 स्टेप है। सबसे पहले ना, ये जो पेन होता है ना, वो डिवाइड होता है। पेन का मतलब क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस बड़ी तेजी से डिवाइड होता है। ध्यान से समझना, मैं इस डायग्राम का अगला हिस्सा ड्रॉ करने वाला हूं। ये पेन है और ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस ना बड़ी तेजी से डिवाइड होता है। 1 से 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 से 4, ये 4 हो गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इट विल फॉर्म सो मैनी न्यूक्लियस। क्या बनाएगा बच्चों? इट विल फॉर्म सो मैनी न्यूक्लियस, है ना। ये बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा, पेन का डिवीजन होगा, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा लेकिन सबसे लास्ट में होगा। जब तक न्यूक्लियर डिवाइड करेगा तब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। यस, सो पेन डिवाइड रिपीटेडली, ये डिवाइड होता है। इट डिवाइड रिपीटेडली, है ना, ये डिवाइड करता है, इट डिवाइड रिपीटेडली। ये डिवाइड, पेन जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है। जब ये रिपीटेडली डिवाइड होता है, यस सर, रिपीटेडली डिवाइड होता है, तो इट फॉर्म मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म करता है। ठीक है, ये ज्यादा नंबर में न्यूक्लियस को बनाता है, पक्का। अब एग्जैक्टली क्या होगा, ये सारे जो न्यूक्लियस है ना, ये पेरिफेरी में भाग जाएंगे और सेंट्रल में एक वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। तो सेंट्रल में वैक्यूल डेवलप हो जाएगा।
जैसे मैं इसी डायग्राम में बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये वैक्यूल डेवलप हो गया सेंटर में, है ना। और ये जो सारे न्यूक्लियस है ना, ये पेरीफेरी में चले गए। कहाँ चले गए? पेरीफेरी। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, है ना। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, लेकिन न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कैरियो 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 हो रहा है, खाली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली न्यूक्लियस फ्री है, डिवाइड हो रहा है ना। सो पेन है, रिपीटेडली डिवाइड करेगा और इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, पक्का। अब ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, आगे क्या होगा? मीनवाइल सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होता है। देयर विल बी सेंट्रल वैक्यूल डेवलप। सेंट्रल वैक्यूल मालूम है ना, इसके अंदर पानी स्टोर रहता है, जैसे है ना, 80% पानी रहता है इसके अंदर। सेंट्रल वैक्यूल डेवलप, सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर डेवलप हो जाता है, पक्का। और न्यूक्लियस आर पुश्ड इन द पेरीफेरी। पेरीफेरी में न्यूक्लियस को धक्का दे देते हैं, ऐसा। यस सर, न्यूक्लियस आर पुश्ड इन द पेरीफेरी। न्यूक्लियस आर पुश्ड इन पेरीफेरी। न्यूक्लियस आर पुश्ड इन द पेरीफेरी। न्यूक्लियस को हमने पेरीफेरी में पुश कर दिया हुआ है। अभी एग्जैक्टली क्या होगा? ये न्यूक्लियस आर पुश्ड इन द पेरीफेरी। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लेंगे और पेरीफेरी में अब सेल बनना चालू हो जाएगा। यस सर, इज दैट फेयर? सो न्यूक्लियस pick up small amount of cytoplasm, and become cellular endosperm। तो ये डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जरा देखिए अगले डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं। अगले डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिवीजन हो जाता है और सेलुलर एंडोस्पर्म बनना चालू हो जाता है। ये वैक्यूल्स है वो भी मेल्ट हो जाता है और वो भी सेलुलर एंडोस्पर्म में उसकी जगह पे बन जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इन सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सो वी हैव टू ड्रॉ द न्यूक्लियस, है ना। तो ये आपका अभी फाइनली ये आपका एंडोस्पर्म है और ये एंडोस्पर्म एक सेलुलर एंडोस्पर्म है। लेकिन जब इसने अपना जर्नी चालू किया था तो ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ था, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर टाइप बोलते हैं। नीट आपको पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन सा है, तो न्यूक्लियर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है जो आपको समझ में आना चाहिए। यस सर। सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बच्चों ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। नीट का सबसे फेवरेट सवाल हो सकता है मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, विंड हो गया। मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट हो गया। मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म न्यूक्लियर हो गया।
आई थिंक आप बता पाएंगे। नीट लोगों का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है वो होता है नारियल के ऊपर। नारियल आपके सिलेबस में मॉर्फोलॉजी में आता है, सेल द यूनिट ऑफ सेल डिवीजन में आता है नारियल, और नारियल यहाँ पे भी आता है। नारियल पे कभी भी नीट जरूर सवाल पूछता है। तो इस टॉपिक पे नारियल से रिलेटेड कौन कौन से सवाल बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कोकोनट, 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 ये जो कोकोनट है ना, कोकोनट में दो टाइप के एंडोस्पर्म है। एक जो होता है वो न्यूक्लियर टाइप है, न्यूक्लियर टाइप, वो है नारियल का पानी, दैट इज कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर। एक्चुअली में कोकोनट के पानी में वैक्यूल, ये जो वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों मिक्स रहता है। बट हमारी एनसीईआरटी टॉक अबाउट ओनली न्यूक्लियर टाइप, तो हम न्यूक्लियर टाइप ही लिखते हैं। कोकोनट के अंदर जो पानी है, कोकोनट वाटर, इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये एक न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, यस सर। और जो क्रीम है ना, क्रीम मतलब वो नारियल का जो मलाई रहता है ना साइड में, जिसकी चटनी बनती है नारियल की, वो व्हाइट वाला जो हम खाते हैं, प्रसाद जिसका मिलता है। पानी पीते वक्त हम बोलते हैं कि पानी पीने के बाद उसको मलाई निकाल के दो भैया, ऐसा बोलते हैं ना नारियल पानी वाले को, वो वाला। ये जो क्रीम है नारियल का, मतलब मलाई है, मलाई की स्पेलिंग सही, जो मलाई है, इट इज नथिंग बट दी सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। नारियल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नारियल का पानी, ये पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? इसके अंदर मिनरल पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पोटेशियम ये रिच रहता है, पोटेशियम आयन इसमें रिच रहता है, जो आपके मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शुगर भी पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, और ये अल्टीमेटली आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इज दैट क्लियर? एंड ये जो नारियल का पानी होता है, इट इज आइसोटोनिक टू योर ब्लड, इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सिमिलर, टोनिक मतलब सॉल्ट, सेम सॉल्ट। हमारे ब्लड में जितना नमक है उतना ही नमक नारियल के पानी में। नारियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कई जगह पे मतलब नारियल एज ए प्रसाद दिया जाता है, बट जब लोगों का स्वागत किया जाता है तो उनको नारियल दिया जाता है। आपने कभी सोचा नहीं पूजा पाठ में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? यस सर। प्रसाद में नारियल क्यों होता है? यस सर। नारियल इसलिए रहता है बिकॉज ये न्यूट्रिशनली बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। कोकोनट वाटर है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, और आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो हमने आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में हमने एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बता दिया आपको। अब मैं क्या जा रहा हूं बताने, आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ट्रिक क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ट्रिक है के यस सर। के का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। मतलब इसमें न्यूक्लियस ही कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। यस सर। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन गए और अब कोई भी न्यूक्लियस नहीं बनाना है, तब जाके लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा। यस सर। नाउ लास्ट में फिर साइटोकाइनेसिस होगा। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। के और बाद में सी। जब हम कल अगले लेक्चर में बात करेंगे हीलोबाय और सेलुलर के बारे में, तो ऐसा ही कुछ ट्रिक हम के या सी वाला जो भी है, जो भी उसका ट्रिक है वो हम यूज करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप ये ट्रिक हमेशा याद रखिए और जिंदगी में आगे रहिए। यस सर। और ये कोकोनट को हमेशा याद रखिए, नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप अभी ही जाके मॉर्फोलॉजी का भी कोकोनट पढ़िए,
उसमें पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, वो स्टडी कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए दिस इज विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।